हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। और आप सभी को पता है फाइनली एएसआई की वैकेंसी आउट हो चुकी है, एमपी पुलिस की भी वैकेंसी आउट हो चुकी है। और दोस्तों, जो एएसआई का एग्जाम का पैटर्न है वो कंप्लीटली जो हमारा कांस्टेबल एमपी पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्जाम है वो सिलेबस उसी पैटर्न पर जो है हमारा एएसआई का सिलेबस रखा हुआ है। ठीक है, तो हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जिसके माध्यम से हमें ये हेल्प हो जाएगी कि लास्ट के जो क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं वो किस पैटर्न पर हुए हैं, कितना कितना इन डेप्थ हमें पढ़ना है। ठीक है, कहां कहां से जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, किस किस टॉपिक से वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। खरीफ और रबी की फसलें क्रमशः किस मौसम में उगाई जाती हैं? इन विच सीजन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स आर ग्रोन रिस्पेक्टिवली। दोस्तों, अगर बात करें जो भारत में या मध्य प्रदेश में फसलों को मौसम के आधार पर ना तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, कितनी कैटेगरीज में? तीन कैटेगरी। सबसे पहला देखें तो खरीफ की फसलें हो गई। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो रबी की फसलें हो गई। ठीक है, और तीसरी अगर हम बात करें तो जायद की फसलें हो गई। ठीक है, दोस्तों, जो खरीफ क्रॉप्स है ना वो बरसात के मौसम में बोई जाती है। कब बोई जाती है? बरसात के मौसम में। ठीक है, यानी कि रेनी सीजन में। ठीक है, दोस्तों, अगर रबी की फसल की वो बात करें तो जो हमारी ठंडी का समय होता है, ठीक है, जैसे नवंबर दिसंबर का समय होता है, सर्दियों के समय जो है वो रबी की फसलों को बोया जाता है। क्लियर है? दूसरा, जायद की फसलों की बात करें तो जायद की फसलें दोस्तों गर्मियों में बोई जाती है। कब बोई जाती है? गर्मियों में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि खरीफ और रबी की फसलें क्रमशः किस मौसम में उगाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए की बात करें सर्दी बरसात, बिल्कुल नहीं, उल्टा होता तो भी ठीक था, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें गर्मी और बरसात, नहीं उगाई जाती। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो खरीफ की फसलें हैं वो बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं और जो रबी की फसलें हैं वो सर्दियों में बोई जाती है। ठीक है, दोस्तों, अगर आप खरीफ की फसलों की बात करें तो इसके अंतर्गत जैसे हमारा धान हो गया, ठीक है, धान के साथ साथ हमारा मक्का हो गया। ठीक है, मक्का सोयाबीन हो गया। ठीक है, इन्हें बरसात के मौसम में उगाया जाता है। रबी की फसलों की बात करें जैसे हमारा गेहूं, चना, मटर, सरसों, राई, अलसी, मसूर, ये जो हो गया ये हमारा सर्दियों के मौसम में उगाया जाता है और रबी की फसलें सर्दियों के मौसम में उगाई जाती हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हेन द प्राइज वाज फर्स्ट क्रिएटेड ओनली नोवेल्स रिटन बाय कॉमनवेल्थ, आयरिश एंड साउथ अफ्रीकन सिटीजंस वर एलिजिबल टू रिसीव द प्राइज। द स्टेटमेंट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स। जब पुरस्कार जो है वो पहली बार बनाया गया था, केवल राष्ट्रमंडल, आयरिश और दक्षिण अफ्रीका और बाद में जिम्बाब्वे नागरिकों द्वारा लिखित उपन्यास ही पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र थे। ये कथन निम्नलिखित में से किसका पुरस्कार से संबंधित है? दोस्तों, यहां पर लिटरेचर अवार्ड के कथन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अवार्ड्स जो है वो बहुत ध्यान से और डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। सारे अवार्ड्स के बारे में डिटेल्ड रीडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे दोस्तों बात करें जो बुकर प्राइज है वो विश्व के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। जो हमारा लिटरेचर अवार्ड, अगर साहित्यिक पुरस्कार की बात करें तो जो बुकर प्राइज है वो विश्व के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है, जिसे अंग्रेजों में लिखे गए उपन्यास या फिर अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लेखकों को दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुकर प्राइज। ग्रेमी अवार्ड्स दोस्तों संगीत के लिए दिया जाता है। ठीक है, जो पुलित्जर प्राइज है दोस्तों ये सिर्फ यूएसए के लिए है। ठीक है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड की बात करें दोस्तों ये एक प्रकार का ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज है। क्या है? राइट लाइवली अवार्ड एक प्रकार का अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत अच्छे से याद रखना, जो बुकर प्राइज है इस साहित्यिक पुरस्कारों में से बहुत प्रतिष्ठित है और अंग्रेजों में लिखे गए उपन्यास के लेखकों को यह दिया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों की स्कीम पूछ ली, योजना पूछ ली, तो आपको योजनाएं भी सारी कवर करनी पड़ेंगी। ठीक है, उजाला योजना सभी के लिए अफोर्डेबल एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति किस वर्ष शुरू की गई थी? वर्ष पूछ लिया। दोस्तों, उजाला योजना थी जिसे भारत सरकार के द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, उजाला योजना यानी कि उन्नत ज्योति व अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। ठीक है, दोस्तों इसका मुख्य जो उद्देश्य था बिजली की बचत और एलईडी बल्ब के प्रमोशन के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे सभी घर हैं या जहां पर ग्रामीण परिवेश में कम दर पर सस्ती दरों में एलईडी बल्ब पहुंच सके, ठीक है, और बिजली की खपत कम हो सके, इस उद्देश्य से
भारत सरकार ने 2015 में उजाला योजना की शुरुआत की थी, यानी कि उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन वॉज रिनेम्ड एज दीनदयाल अंत्योदय योजना इन विच ईयर। एक और आपका योजना से क्वेश्चन है। आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इस योजना का नाम किस वर्ष बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। दोस्तों जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी कि NRLM है, इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को लाइवलीहुड रूप से सपोर्ट देना। ठीक है, जितने भी हमारे ग्रामीण लोग हैं उनको लाइवलीहुड सपोर्टिंग प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगर क्लियर देखें तो ग्रामीण रोजगार और उनकी आजीविका सुधारने के लिए, ठीक है, ग्रामीण रोजगार और उनकी आजीविका सुधारने के लिए 2011 में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन शुरू किया गया था। ठीक है, 2011 में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन शुरू किया गया था, लेकिन 2015 में जो इसका नाम है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। IMF, ठीक है, विच कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, किस सम्मेलन ने अपने सदस्य देशों के भारी अधिशेष और घाटे से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की। दोस्तों जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, सबसे पहले तो ये ग्लोबल इकोनॉमी में स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है ना, ठीक है, सबसे पहले बात करें तो ये ग्लोबल इकोनॉमी में स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है IMF। दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। ठीक है, अब दोस्तों इसमें पूछा है किस सम्मेलन ने अपने सदस्य देशों में भारी अधिशेष और घाटे से निपटने के लिए, ठीक है, अभी हमने देखा ग्लोबल इकोनॉमी में स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सा सम्मेलन था जिसमें IMF की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों 1944 में ना ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहां से IMF की स्थापना की गई थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की गई थी। और दोस्तों साथ में वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान ही की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। द ग्रेट डिप्रेशन वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न इन US हिस्ट्री इट बिगेन इन विच ईयर। महामंदी अमेरिका इतिहास की सबसे खराब आर्थिक मंदी थी, ये किस वर्ष शुरू हुई थी? दोस्तों अगर महामंदी या ग्रेट डिप्रेशन की बात करें तो ये अमेरिका में 1929 से शुरू हुई थी। हुआ ये था दोस्तों, जो अमेरिका का वॉल स्ट्रीट मार्केट था, ठीक है, जो पूरा वॉल स्ट्रीट मार्केट था वो क्रैश हो गया था। ठीक है, जो हमारे अमेरिका का वॉल स्ट्रीट मार्केट था वो पूर्ण रूप से क्रैश हुआ था। तो धीरे धीरे ना इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर या ग्लोबली इकोनॉमी पर पड़ने लगा था। ठीक है, इसका जो असर है वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर देखने को दिखने लगा था। तो वो दौर सबसे खराब दौर था आर्थिक मंदी की दृष्टि से अगर हम बात करें। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1929। ठीक है, क्योंकि इसी समय में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट जो मार्केट था वो क्रैश हुआ था। इसी के बाद से धीरे धीरे पूरा दुनिया का जो असर है वो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, और ये दौर सबसे खराब आर्थिक मंदी का दौर माना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ GVA? GVA का सही फुल फॉर्म क्या है? ठीक है दोस्तों, जो GVA है ये एक प्रकार की मेजर ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? मेजर ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के लिए जाना जाता है। क्लियर है? ठीक है, और GVA का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। सबसे पहले तो किस लिए जाता है? मेजर ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों जो GVA का मतलब होता है वो होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी किसी इकोनॉमी में टोटल आउटपुट माइनस टोटल इनपुट। ठीक है, GDP निकालने के लिए इसका इंपोर्टेंट रोल है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सिन्हाला इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच अमोंग द फॉलोइंग कंट्री? दोस्तों यहां लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, देश की आधिकारिक भाषाएं ज्यादातर एग्जाम में व्यापक में कई बार बराबर पूछी जा रही है। तो दोस्तों अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल की जो आधिकारिक लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों, वो है नेपाली। दोस्तों दूसरा म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है बर्मीज। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अब हम भूटान की बात करें तो जो भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो डिजोंग का। ठीक है,
डोजोन का। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है सिन्हाला प्लस तमिल। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे सिन्हाला निम्नलिखित में से किस देश की राजभाषा है, तो सिन्हाला हो जाएगी यहाँ पे श्रीलंका की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, वैसे भारत ना टोमेटो का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, बट सबसे बड़ा नहीं है। ठीक है, रशिया यूएसए भी टोमेटो की बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। दोस्तों जो चाइना है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टोमेटो प्रोड्यूसर है। ठीक है, जो चाइना है ना हमारा, वो एक तरीके से वर्ल्ड का लार्जेस्ट टोमेटो प्रोड्यूसर है। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टोमेटो प्रोड्यूसर है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। 10 है दोस्तों हमारा, द सुंडा स्ट्रेट कनेक्ट्स विच सी टू इंडियन ओशियन। सुंडा जलडमरू मध्य किस समुद्र को हिंद महासागर से जोड़ते हैं? दोस्तों सबसे पहले अगर हम स्ट्रेट्स की बात करें, ठीक है, अगर हम स्ट्रेट्स की बात करें, जो हमारे स्ट्रेट्स होते हैं वो दो समुद्रों को या दो सी को जोड़ने का काम करते हैं। क्लियर है, जो समुद्र होते हैं उन दो समुद्रों को जोड़ने का काम जो है स्ट्रेट्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो जो हमारा जावा सी है, ये सुंडा स्ट्रेट सी को इंडियन ओशियन से जोड़ता है, और ये कहां पर स्थित है? ये इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, ये जो है ये इंडोनेशिया में स्थित है, और ये सुंडा स्ट्रेट को इंडियन ओशियन से जोड़ने का काम करता है, यानी कि सुंडा जलडमरू मध्य किस समुद्र को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जावा सी। ऑप्शन नंबर बी की बात करें लाल सागर, तो लाल सागर दोस्तों एक सुएज कैनाल से जुड़ा है। ठीक है, आप सबको पता है जो लाल सागर है वो सुएज कैनाल से जुड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात करें अरेबियन सी, तो अरेबियन सी है वो गल्फ ऑफ एडन से जुड़ता है। ठीक है, कहां से जुड़ता है? गल्फ ऑफ एडन से जुड़ता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन वाज द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था वो 1986 में पारित किया गया था। ठीक है, और 1974 एक और याद कर लेना, जो हमारा जल संरक्षण अधिनियम था वो 1974 में पारित किया गया था। याद रखना, यहां पूछा है पारित कब किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए भीकाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है? दोस्तों जो भीकाजी रुस्तम कामा थे, सबसे पहले तो इनको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो दोस्तों मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो इनको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इंटरनेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए भीकाजी रुस्तम जी कामा जी को जाना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए इनको जाना जाता है। इन्होंने 1907 में स्टुटगर्ट के जर्मनी के स्टुटगर्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, हंटर कमीशन ऑफ 1919 वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स। जो वर्ष 1990 में हंटर आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस घटना की जांच करने के लिए किया गया था? दोस्तों जो हंटर आयोग का जो गठन किया गया था वो ब्रिटिश शासन ने जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था दोस्तों, जो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, अमृतसर में एक बहुत बड़ा और बुरा कृत्य किया गया था। ठीक है, जनरल डायर ने 79 लोगों पर गोलियां चलाई थी, जिसमें करीब 1000 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, उसके जांच के गठन के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे हमारा एक क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। रोहित शर्मा रिप्लेस्ड विराट कोहली एज इंडिया न्यू कैप्टन ऑफ विच फॉर्मेट। विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा भारत के किस प्रारूप के नए कप्तान बने थे? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन हो गया एक करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया। दोस्तों उस जगह पे हुआ क्या था कि जो विराट कोहली थे उन्होंने T20 सभी फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ दी थी। तो जो रोहित शर्मा है वो तीनों फॉर्मेट T20, वनडे, इंटरनेशनल मैच और टेस्ट मैच के कैप्टन बने थे। 2021 की बात है। तो दोस्तों ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन हो गया, ध्यान रखना। तो करंट अफेयर से संबंधित जितना भी करंट अफेयर है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो समसामयिक की घटना है वो भी आपको याद करनी है। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, तमांग शैलो लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पे दोस्तों लोकगीत से प्रश्न पूछ लिया है। तो दोस्तों अगर तमांग की बात करें तो तमांग जो एक प्रकार की समुदाय है, कम्युनिटी है, ठीक है। ये जो हो गया दार्जिलिंग हो गया, नेपाल या पश्चिम बंगाल हो गया, इस जगह पे ये समुदाय पाए जाते हैं। तो इनका जो लोकगीत है वो तमांग सैलो लोकगीत है, जिसमें ढोलक और नृत्य का प्रयोग किया जाता है। पहला हो गया ढोलक और दूसरा नृत्य, इन दोनों के सहायता से ये लोकगीत किया जाता है, ठीक है। तो ये किस एरिया में किया जाता है, किस राज्य से संबंधित है, तो ये हमारा हो गया वेस्ट बंगाल से संबंधित है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों एमपी से। अभी तक एक ही क्वेश्चन हमें एमपी का देखने को मिला है। वेयर कैन वन फाइंड द मैग्निशिएंट प्लेस ऑफ वीर सिंह देव। वीर सिंह देव का भव्य महल कहां स्थित है। तो बुंदेला शासक थे दोस्तों वीर सिंह देव, इनका जो भव्य महल है वो दतिया में स्थित है। और ये जो मुगल आर्किटेक्चर है उससे प्रभावित है। किससे प्रभावित है, मुगल आर्किटेक्चर से प्रभावित है, ठीक है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन हमें एमपी से मिल गया। वेयर इज धुआंधार वाटरफॉल लोकेटेड। धुआंधार जलप्रपात कहां स्थित है। तो दोस्तों धुआंधार जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। और कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, तो जबलपुर पर स्थित है। जब बहुत ऊंचाई से इसका तीव्र वेग से, ठीक है, पानी गिरता है तो ये धुआं जैसी आकृति बनाता है। कैसी आकृति बनाता है, धुआं जैसी आकृति बनाता है। तो जिससे इसका नाम पड़ गया धुआंधार जलप्रपात। तो कहां पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है, जबलपुर में स्थित है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक और क्वेश्चन, यहाँ 3 क्वेश्चन अभी तक एमपी के अभी आ गए हैं, ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब मध्य प्रदेश के किस शहर से या किस घराने से संबंधित थे। तो दोस्तों जो उस्ताद अलाउद्दीन खान थे वो मध्य प्रदेश के मेहर घराने से संबंध रखते थे अपना। कहां से संबंध रखते थे, मेहर घराने से। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लूसमबेरी एंथोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन पोएम्स के लेखक कौन है। यहां पे बुक पोयम पूछ लिया। द ब्लूसमबेरी एंथोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन पोएम जो है ना दोस्तों, यहाँ पे जितने भी जो काफी प्राचीन समय की कविताएं हैं, पोयम है, उनको संग्रहित करके रखा गया। और जो दोस्तों इसके लेखक है ना, उन लेखक का नाम है अभय कुमार। क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और दोस्तों जो इसका मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहां पर स्थित है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। महासागरों के ज्वार और लहरों को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। जितने भी हमारे टाइड्स एंड वेव्स है ना ओशियंस में, उन लहरों को उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, टरबाइन पे बहुत तेज वेग से पानी पड़ता है और उससे ऊर्जा मिलती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हम सभी ने देखा है। तो जो दोस्तों महासागरों के ज्वार और लहरों के उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा और बिजली का उपयोग किया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गल्फ तो बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों, मिनरल्स भी नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पे गर्मी भी नहीं होगा। दोस्तों अब यहाँ पर जनरल साइंस से क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे 21 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस से पूछे गए, ठीक है। जिसमें हमने देखा विविध से भी प्रश्न थे, ठीक है, जो हमारा विविध हो गया, ठीक है। हिस्ट्री से भी प्रश्न थे, ठीक है। ये हमारा ज्योग्राफी से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और सारे एस्पेक्ट्स ज्यादातर आपको कवर करने पड़ेंगे। तो बहुत वास्ट है जीके जीएस। हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सारे कवर करेंगे क्योंकि सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी आप जीके जीएस जैसे विशाल काय सिलेबस को तैयार कर सकते हो। क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप खूब सारी पढ़ाई करते रहिए। और कोई भी आपको हमारे एएसआई से संबंधित बैच की अगर जानकारी लेना है तो आप हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है।